हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BPCG 172 युवा जेंडर एवं पहचान। ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके जून एग्जामिनेशन के लिए और आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, तो आप इस सेशन को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आपने इस पेपर कोड से रिलेटेड अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमसे इससे रिलेटेड गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम इस पेपर कोड से रिलेटेड 25 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप उनको करते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन में लगभग 90+ आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं आसानी से इस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट है hindustanknowledge.com, यहाँ पर आप सिंपली shop.hindustanknowledge.com इस वेबसाइट पर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और यहाँ पर आप सिंपली अपने पेपर कोड जो है वो टाइप कर सकते हैं, जैसे BPCG 172। तो इससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि गेस्ट पेपर हो जाएगा, सोल्व असाइनमेंट वगैरह जो भी है ये यहाँ पर आ जाएगा। आप सिंपली इस पर क्लिक करके और यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 इन पर हमें सिंपली व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इन पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस इम्पोर्टेंट सेशन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का ये जो क्वेश्चन है, पहचान के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। जैसे कि ये हमारा पेपर कोड युवा जेंडर एवं पहचान है, तो इसमें हम युवाओं का और जैसे लिंग की क्या प्राथमिकता रहती है, क्या प्रमुखता रहती है समाज के अंदर, और पहचान को यह किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहचान के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार पहचान होती क्या है। तो पहचान से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति या समूह खुद को कैसे समझता है और समाज उसे किस रूप में पहचानता है। तो पहचान क्या हो जाएगी, पहचान से यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि कोई जो व्यक्ति है या फिर कोई जो ग्रुप है वो अपने आप को किस दृष्टि से देखता है, वो समाज में अपने आप को कैसे समझता है, और जो समाज है वह उसे किस प्रकार से देखता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहचान व्यक्ति की भाषा से, उसके धर्म से, उसकी जाति, उसकी लिंग, संस्कृति, पेशा, राष्ट्र आदि से जुड़ी हो सकती है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में पहचान को समझने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। अब हम एक एक करके सब सिद्धांतों को देखते हैं। सामाजिक पहचान सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत हेनरी ताजफेल और जॉन टर्नर ने दिया। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी पहचान उन समूहों से जोड़ता है जिनसे वह जुड़ा होता है, जैसे धर्म, जाति, राष्ट्र या टीम। तो जैसा कि ये सिद्धांत का नाम ही हमें बता रहा है कि सामाजिक पहचान सिद्धांत, तो मतलब व्यक्ति की जो भी पहचान होगी वो उस समाज से जुड़ी होगी, उस समाज के विभिन्न समूहों से जुड़ी होगी, जिससे वो, जैसे कि वो किस धर्म से बिलोंग कर रहा है, किस जाति से बिलोंग कर रहा है, वो किस राष्ट्र से बिलोंग कर रहा है, ये सब कुछ उसकी पहचान को निर्धारित करते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं हम, लोग अपने समूह को बेहतर मानते हैं, दूसरे समूह से तुलना करते हैं, इससे गर्व, एकता और कभी कभी भेदभाव भी पैदा होता है। तो इसके उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति खुद को भारतीय मानता है तो वह अपनी पहचान, राष्ट्रीय पहचान पर गर्व महसूस करता है। तो इससे हम देखते हैं कि सामाजिक पहचान सिद्धांत जो होता है वह व्यक्ति के कि समाज में क्या स्थिति है, वह किस धर्म से बिलोंग कर रहा है, किस राष्ट्र से बिलोंग कर रहा है, यह उस पर डिपेंड करता है। दूसरा हम देखते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्रॉयड ने। इसके अनुसार पहचान का निर्माण बचपन के अनुभवों और परिवार के प्रभाव से होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक, जैसा कि यह बता रहा है कि व्यक्ति के ऊपर उसके मनोवैज्ञानिक दिमाग पर, यानी कि बचपन का क्या अनुभव हो रहा है, उसका परिवार कैसा है, उसके परिवार के साथ कैसे, किस प्रकार से उसका बर्ताव है, यह सब कुछ उसकी पहचान को निर्धारित करता है। जैसे माता पिता के साथ संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। बचपन में सीखी गई बातें व्यक्ति के व्यक्तित्व और पहचान को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि बच्चे को बचपन में प्रोत्साहन मिलता है तो वह आत्मविश्वासी पहचान विकसित करता है। ठीक है,
तीसरा हम देखते हैं, तीसरा पहचान का सिद्धांत क्या है कि एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो एरिक्सन ने बताया है कि पहचान जीवन के अलग अलग चरणों में विकसित होती है। इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे हम, किशोरावस्था में पहचान बनाम भूमिका भ्रम का संकट होता है। यानी कि जैसे ही व्यक्ति जो होता है वो किशोरावस्था के अंदर एंटर करता है तो उसके सामने विभिन्न प्रकार की आइडेंटिटीज होती है और उसकी क्या भूमिका है, उसके बीच में एक भ्रम या द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। किसमें? किशोरावस्था के अंदर। इस समय व्यक्ति यह सोचता है कि वह कौन है और भविष्य में क्या बनना चाहता है। ठीक है, जैसे कि जो भी व्यक्ति रहता है वो किशोरावस्था के अंदर जैसे एंटर करता है तो उसके सामने विभिन्न प्रकार के पहचान से रिलेटेड संकट उत्पन्न होते हैं कि वह क्या है, वो कौन है, वो क्या करना चाहता है, उससे भविष्य में क्या करना है। यदि व्यक्ति इस संकट को सफलतापूर्वक पार कर लेता है तो उसकी पहचान कैसी हो जाती है? मजबूत हो जाती है। अगला हम देखते हैं पहचान का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया है जॉर्ज हर्बर्ट मीड और कुली से जुड़ा है। पहचान समाज के साथ बातचीत से बनती है। ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत क्या बताता है कि पहचान जो होती है वो समाज के साथ बातचीत से बनती है। व्यक्ति का समाज के अंदर क्या स्थिति है उससे बनती है। दर्पण आत्म के अनुसार हम खुद को वैसे ही देखते हैं जैसे हमें लगता है कि दूसरे हमें देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने आप को वही प्रकार से मानने लग जाते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे व्यक्ति हमें बताते हैं कि आप ऐसे हो, तो धीरे धीरे करते हमारी पहचान उसी प्रकार से बन जाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यदि समाज किसी को मेहनती कहता है तो वह खुद को मेहनती मानने लगता है। अगला हम देखते हैं कि सांस्कृतिक और उत्तर आधुनिक सिद्धांत। इन सिद्धांतों के अनुसार पहचान स्थिर नहीं होती बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। तो यह भी इम्पोर्टेंट देखने वाला पॉइंट है कि संस्कृति और उत्तर आधुनिक सिद्धांत क्या बोलता है कि वैश्वीकरण और मीडिया के कारण पहचान कई रूपों में विकसित होती है। एक व्यक्ति की पहचान कई हो सकती है, जैसे कि एक साथ वह महिला भी हो सकती है, वह शिक्षक भी हो सकती है, वह भारतीय हो सकती है, या फिर हम देखते हैं तो कि वह महिला होती है, वह एक पत्नी हो सकती है, वह एक माँ हो सकती है, आदि हो सकती है। तो ये जो पहचान होती है वो उसकी संस्कृति और उसके समाज में क्या स्थिति है उस पर निर्भर करती है। अब हम इसका निष्कर्ष में देखते हैं। निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है कि पहचान के जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं वो किस प्रकार से बता रहे हैं, क्या क्या किस प्रकार से समाज में पहचान उत्पन्न होती है और निर्धारित होती है। तो इसको हमें शॉर्ट और कंसाइज करके लिखना है। तो पहचान एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। यह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से भी जुड़ी होती है। ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट है कि पहचान क्या होती है, वो व्यक्तिगत नहीं होती है बल्कि वह सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से भी जुड़ी होती है। पहचान सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि पहचान कैसे बनती है, कैसे बदलती है और समाज में उसका क्या महत्व है। सरल शब्दों में हम कहें कि पहचान वह है जो हमें हम बनाती है और समाज में हमारी जगह तय करती है। तो ठीक है, ये हमने पहला क्वेश्चन देखा है कि पहचान से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है वह क्या बताते हैं। आगे हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहचान विकास को प्रभावित करने वाले शैक्षिक वातावरण की महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो स्कूल से रिलेटेड हो जाएगा, कॉलेज से रिलेटेड हो जाएगा। तो हमारा जो भी आसपास का शैक्षणिक वातावरण होता है वह किस प्रकार से पहचान को प्रभावित करता है, तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहचान विकास का अर्थ है कि बच्चा ये समझे कि वह कौन है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, उसके मूल्य और उसके लक्ष्य क्या है। यहाँ पर मूल्य और ये लक्ष्य क्या है। तो पहचान विकास यानी पहचान में आइडेंटिटी जो डेवलपमेंट होता है वह किस प्रकार से हो रहा है कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे समझता है कि वह कौन है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसके मूल्य क्या है और उसके लक्ष्य क्या है, यानी कि वो क्या गोल अचीव करना चाहता है। विद्यालय और शैक्षिक वातावरण बच्चे की पहचान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं कि जो परिवार होता है, बच्चे के माता पिता होते हैं, उसके बाद में ही विद्यालय और शैक्षिक वातावरण होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चे की पहचान को निर्धारित करने में। ठीक है, नीचे शैक्षिक वातावरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई है जो पहचान विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड शैक्षिक वातावरण से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण। जैसा कि हम जानते हैं कि जो विद्यालय होते हैं, जो शैक्षिक वातावरण होता है वो एक सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण बच्चे को शुरू से ही प्रदान करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि विद्यालय का वातावरण कैसा होता है, सुरक्षित होता है, प्रेमपूर्ण, सम्मानजनक होना चाहिए। जब बच्चे को डर, भेदभाव या अपमान का सामना नहीं करना पड़ता,
तब वह खुलकर अपने विचार व्यक्त कर पाता है। ऐसा वातावरण क्या बढ़ाता है बच्चे के अंदर? आत्मविश्वास, यानी कि उसके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बच्चे को अपनी पहचान को स्वीकार करने में मदद करता है। तो ये बताता है कि जो स्कूल या फिर कॉलेज होता है, जो भी शैक्षणिक वातावरण होता है, उसका कैसा व्यवहार रहना चाहिए, यानी कि वो एक सकारात्मक रहना चाहिए और वहाँ पर बच्चे को एक सुरक्षित भाव महसूस होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि शिक्षक का सहयोगी व्यवहार। शिक्षक बच्चों के लिए क्या होते हैं? आदर्श होते हैं। यदि शिक्षक प्रोत्साहित करने वाले, समझदार और सहयोगी हो तो बच्चे अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। शिक्षक की सराहना और मार्गदर्शन से बच्चे में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है, जो पहचान विकास के लिए आवश्यक है। जैसे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाला पॉइंट है कि स्कूल के अंदर आमतौर पर होता क्या है कि वहाँ का जो वातावरण रहेगा, उसके बाद जो ये स्कूल के जो उसके जो टीचर होंगे, जो शिक्षक होंगे, वही उसको उसके जो पहचान होते हैं उसको प्रभावित बहुत अच्छी तरह से करेंगे। आगे हम देखेंगे कि समान अवसर और समावेशिता। समावेशिता यानी इंक्लूसिवनेस। विद्यालय में सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे उनका लिंग क्या हो, उसकी जाति हो, धर्म, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। यानी कि जो विद्यालय है वहाँ पर सभी बच्चों को क्या होता है? समान अवसर मिलना चाहिए, भले ही उनकी लिंग क्या हो, वह लड़का हो, लड़की हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, या फिर वह अमीर हो, गरीब हो, इसके आधार पर उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समावेशी वातावरण बच्चों को यह सिखाता है कि विविधता का सम्मान करना चाहिए। इससे वे अपनी और दूसरों की पहचान को समझना सीखते हैं। आगे हम देखेंगे पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। पाठ्यक्रम केवल किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए। खेल, कला, संगीत, नाटक, वाद विवाद जैसी गतिविधियां बच्चों को अपनी रुचि और प्रतिभा पहचानने का अवसर देती है। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चा अपनी विशेष पहचान विकसित करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम होता है बच्चे का, वह सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जैसे कि उसके अंदर क्या क्या वो स्पोर्ट्स कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसको संगीत, नाटक, वाद विवाद जो भी हो जाए, डिस्कशन हो रहा है, वह किस प्रकार से बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न करते हैं और प्रतिभा पहचानने में उन्हें मदद करते हैं। तो इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। अगला हम पांचवा पॉइंट देखेंगे, स्वतंत्र सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ऐसा वातावरण जहाँ बच्चे अपने विचार खुलकर रख सकें, प्रश्न पूछ सकें और नई चीज़ें सीखने का अवसर मिले, पहचान विकास में सहायक होता है। तो यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो स्कूल का वातावरण होता है वह इस प्रकार से होना चाहिए कि वहाँ पर बच्चा खुलकर अपने विचार जो भी उसके मन के अंदर आ रहे हैं वह पूछे, वह अपने टीचर से उनके बारे में डिस्कस करे और वह नई नई चीज़ें सीखने का उसे अवसर मिले। जब बच्चे की राय को महत्व दिया जाता है, यानी कि बच्चा जो है वह किसी भी मुद्दे पर अगर अपनी राय दे रहा है, चाहे वह सही हो या गलत हो, परंतु उसे सुना जाए, उसे महत्व दिया जाए, तो वह स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करता है। उसकी जो पहचान होती है उसके अंदर विकसित होती है। अगला हम पॉइंट देखेंगे कि सकारात्मक सहपाठी समूह। मित्रों का प्रभाव भी पहचान विकास पर पड़ता है। अच्छे मित्र बच्चे को सहयोग, साझेदारी और सामाजिक व्यवहार सिखाते हैं। समूह में कार्य करने से बच्चा अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को समझता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि वहाँ पर बच्चे की जो होती है वो फैमिली हो जाएगी, फैमिली के बाद में उसके जो टीचर्स हो जाएंगे, टीचर्स के बाद में हम देखेंगे कि जो उसके जो फ्रेंड्स होंगे, यानी कि जो उसके सहपाठी होंगे, वह उसके प्रभाव, उसकी पहचान को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर उसके जो सहपाठी होंगे, यानी कि उसके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उसके जो फ्रेंड होंगे, वह एकदम सकारात्मक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए। जैसे कि उनको बच्चों के साथ उनका सहयोग हो, साझेदारी हो और सामाजिक व्यवहार है, ये सब उससे प्रभावित होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि नैतिक और मूल्य शिक्षा। जैसे कि हम देखते हैं कि विद्यालय में नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहानुभूति और अनुशासन की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये मूल्य बच्चे की सोच और व्यवहार को दिशा देते हैं और उसकी पहचान को मजबूत बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर हमें नैतिक शिक्षा आदि के अंदर बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया जाता है, जिसमें सिखाया जाता है कि ईमानदार होना चाहिए, व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए, उसे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए और उसके अंदर अनुशासन यानी डिसिप्लिन लगातार बना रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने क्या पढ़ा था?
कि पहचान जो होती है उसके अंदर शैक्षणिक वातावरण होता है वो किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हमने देखा है। तो इसका निष्कर्ष में हम सिंपली क्या लिखेंगे कि अंत में कहा जा सकता है कि शैक्षणिक वातावरण बच्चे के पहचान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, वहाँ पर सहयोगी शिक्षक होने चाहिए, समावेशिता यानी इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, वहाँ पर विविध प्रकार की गतिविधियाँ होनी चाहिए। नैतिक शिक्षा मिलकर बच्चे को एक संतुलित और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाने में मदद करते हैं। इसलिए विद्यालयों को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जो प्रत्येक बच्चे की पहचान को प्रोत्साहित करे और उसको विकसित होने के लिए प्रभावित करे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि युवा पहचान पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। जैसे कि हम देखते हैं कि आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरा विश्व जो है एक गांव के रूप में बन गया है। जैसे कि जिस तरह से तकनीकी विकास हो रहा है, वहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से जुड़ सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक देश की संस्कृति का दूसरे देश के बच्चों के ऊपर भी किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, वहाँ के युवाओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वह हम इस क्वेश्चन के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैश्वीकरण आखिर है क्या। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के देश आपस में क्या होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसमें देखते हैं कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जो कि एक से अधिक देशों के अंदर विद्यमान रहती है। विदेशी शिक्षा और रोजगार के अवसरों ने दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है, यानी एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। यानी कि उसके अंदर बहुत ही जो दूरी होती है वो बहुत ही कम हो गई है। इसका सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा है? इसका सबसे अधिक प्रभाव युवाओं पर पड़ा है, क्योंकि युवा वर्ग नई चीज़ों को जल्दी ही अपनाता है। वैश्वीकरण ने युवा पहचान को कई तरीकों से प्रभावित किया है। इसके अंदर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं और साथ में ही इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो युवा पहचान पर वैश्वीकरण के प्रभाव होते हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सांस्कृतिक प्रभाव, ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। वैश्वीकरण के कारण युवा केवल अपनी स्थानीय संस्कृति तक सीमित नहीं है, वे विदेशी भाषा, पहनावा, खान-पान, संगीत और फ़िल्मों से भी प्रभावित हो रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया आदि पर हम देखते हैं कि लगातार वहाँ पर जो विदेशी भाषा है, उसका चलन बढ़ रहा है, अंग्रेजी का चलन बढ़ रहा है, वहाँ पर पहनावे का चलन बढ़ रहा है, उनके खान-पान आदि का जो होता है सांस्कृतिक प्रभाव युवाओं पर लगातार पड़ता रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि पॉप संगीत होता है, जो पॉप कल्चर हो जाएगा, के पॉप यानी कोरियन जो भी ड्रामा होता है वो सब कुछ होता है इसके अंदर, हॉलीवुड की जो भी फ़िल्में होती है और अंतर्राष्ट्रीय फैशन ट्रेंड युवाओं को बहुत ही अधिक पसंद बन गए हैं। इससे उनकी सोच अधिक खुली और आधुनिक हुई है, लेकिन कई बार अपनी पारंपरिक संस्कृति और मूल्यों से दूरी भी बढ़ी है। तो सांस्कृतिक प्रभाव जो होता है यानी कि दूसरे देश की संस्कृति का किसी अन्य देश पर वहाँ पर लगातार प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम भारत के एग्जाम्पल के आधार पर देखते हैं तो भारत के युवाओं पर जो होता है कि वेस्टर्न जो भी कल्चर होता है उसका लगातार प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कुछ सकारात्मक चीज़ें भी होती है और कुछ नकारात्मक चीज़ें भी उभर कर सामने आती है। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं कि तकनीकी और सोशल मीडिया का प्रभाव। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया ने युवाओं की पहचान को नया रूप दिया है। आज युवा अपनी राय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलकर व्यक्त करते हैं। वे वैश्विक मुद्दों जैसे पर्यावरण, मानव अधिकार और लैंगिक समानता पर जागरूक हो रहे हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ी है। हालांकि सोशल मीडिया के कारण तुलना, दिखावा और मानसिक दबाव भी बढ़ता है। लगातार हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो एंजाइटी महसूस करते हैं सोशल मीडिया के कारण, कि इसके बाद कि वह अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि इनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो उससे लगातार बच्चों के अंदर एंजाइटी भी बढ़ती रहती है, जिससे कई युवाओं में आत्मसंदेह और तनाव की समस्या भी देखी जा सकती है। लगातार हम सोशल मीडिया पर देखते हैं इसी प्रकार के कई प्रकार के एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। तो तकनीकी और सोशल मीडिया का प्रभाव भी वैश्वीकरण के कारण पड़ता है। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि शिक्षा और रोजगार के अवसर। तो वैश्वीकरण ने शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खोले हैं। वैश्वीकरण के कारण क्या है, लगातार कि वहाँ पर रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। युवा जो होते हैं, अब युवा विदेशों में पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल होती है, उनके लिए लगातार एक देश के युवा दूसरे देश के लिए कार्य कर रहे हैं। इससे उनकी पहचान एक वैश्विक नागरिक यानी कि ग्लोबल सिटीजन के रूप में विकसित हो रही है। वे विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करना सीख रहे हैं और नए कौशल विकसित कर रहे हैं। तो वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, यहाँ पर एजुकेशन के अंदर और रोजगार के अंदर, दोनों के अंदर ही यहाँ पर लगातार नए नए अवसर उत्पन्न होते हैं। अगला हम पॉइंट देखते हैं उपभोक्तावाद।
तो वैश्वीकरण के साथ उपभोक्तावाद भी बढ़ा है। ब्रांडेड वस्त्र यानी ब्रांडेड कपड़े हो जाएंगे, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन हो जाएगा, आधुनिक जीवन शैली से रिलेटेड युवाओं की पहचान का ये सब कुछ क्या है हिस्सा बनते जा रही है। लगातार हम देखते हैं कि जो कि हमारे देश के युवा होते हैं वह कोशिश करते हैं कि हम ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड शूज़ पहने, मोबाइल फ़ोन जो होता है उनके पास लेटेस्ट हो, और किसी प्रकार की अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो उससे अपनाने के लिए उत्प्रेरित रहते हैं। कई बार युवा अपनी पहचान को महंगे ब्रांड और दिखावे से जोड़ लेते हैं, जिससे आर्थिक और मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट, मूल्य और जीवन शैली में परिवर्तन। तो वैश्वीकरण के कारण युवाओं के विचारों में स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों की भावना बढ़ी है। जैसे कि हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण जो भी होता है, वेस्टर्न जो भी जिस प्रकार की जो भी वेस्टर्न वैल्यूज़ होती है, जैसे कि वहाँ पर इक्वलिटी को महत्वता दी जाती है, वहाँ पर समानता को महत्वता दी जाती है, वहाँ पर फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ऐसे जो विचार हैं वो लगातार युवाओं के अंदर बढ़ते रहते हैं। वे पारंपरिक सोच को क्या होते हैं चुनौती दे रहे हैं और अपने करियर और जीवन के निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, लेकिन पीढ़ियों के बीच मतभेद भी बढ़ते रहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने जिस प्रकार के पॉइंट देखे हैं, इनके अंदर सबके अंदर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं युवाओं की पहचान के ऊपर, और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का प्रभाव युवाओं पर लगातार पड़ रहा है। तो अभी हम इसके निष्कर्ष के अंदर ऊपर जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम लिखेंगे। अंत में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने युवा पहचान को गहराई से प्रभावित किया है। इससे युवाओं को क्या होता है, यहाँ पर नए अवसर मिल रहे हैं, यहाँ पर व्यापक दृष्टिकोण हो रहा है और आत्मविश्वास दिया है। लेकिन साथ ही यहाँ पर सांस्कृतिक असंतुलन बढ़ रहा है, यहाँ पर उपभोक्तावाद और मानसिक दबाव जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो रही है। इसलिए आवश्यक है कि युवा वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलुओं को अपनाएं और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, ताकि वे संतुलित और सशक्त पहचान विकसित कर सकें। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आक्रामक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। आक्रामक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आक्रामक व्यवहार आखिरकार है क्या। तो आक्रामक व्यवहार वह व्यवहार है जिसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो होता है वो उद्वेलित हो जाता है लगातार, और उसके अंदर किसी को मतलब शारीरिक या फिर फिजिकल या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की भावना उत्पन्न होती है, तो उससे आक्रामक व्यवहार कहते हैं। ये व्यवहार गुस्से, निराशा या तनाव के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। आक्रामकता को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हो जाएगा जैविक कारक। कुछ लोगों में आक्रामकता का संबंध उनके शरीर और मस्तिष्क की बनावट से होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक होने पर व्यक्ति अधिक आक्रामक हो सकता है। इसके अलावा मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में चोट या असंतुलन भी आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है। आनुवंशिक कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार यह व्यवहार परिवार से भी जुड़ा रहता है। तो जैविक कारण किस चीज़ पर फोकस करता है, जैविक कारण व्यक्ति के जो होता है इंटरनल जो भी उससे रिलेटेड होता है, जैसे कि उसके हार्मोन से, उसके मस्तिष्क से, उसकी जो भी आनुवंशिक कुछ भी कारण रहे हैं उससे रिलेटेड ये जैविक कारण फोकस करता है कि व्यक्ति के अंदर जो होता है आक्रामक व्यवहार होता है। आगे हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक क्या हो जाएंगे, व्यक्ति की भावनाएं, यहाँ पर व्यक्ति की भावनाएं, सोचने का तरीका और व्यक्तित्व की आक्रामकता को प्रभावित करते हैं। जिन लोगों में क्या होता है धैर्य की कमी होती है, जो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वे अधिक आक्रामक हो सकते हैं। यहाँ पर निराशा या फ्रस्ट्रेशन भी एक बड़ा कारण है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं या लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसमें गुस्सा और आक्रामकता बढ़ सकती है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति के अंदर आक्रामक व्यवहार बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि पारिवारिक कारण। अब पारिवारिक कारण में हम देखते हैं कि बचपन का माहौल आक्रामक व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति शुरू से ही, बच्चा जो होता है वो शुरू से ही अगर एक आक्रामक माहौल में रह रहा है तो वहाँ पर उसका जो व्यवहार होता है वह भी इसी प्रकार से प्रभावित होता है। जैसे कि यदि बच्चे घर में क्या देखते हैं, मारपीट देखते हैं, झगड़े देखते हैं या कठोर अनुशासन देखते हैं, तो वह भी वैसा ही व्यवहार सीख सकते हैं। माता पिता का अत्यधिक सख्त या लापरवाह रवैया भी बच्चों में आक्रामकता को बढ़ावा दे सकता है। प्यार और सहयोग की कमी के कारण यह इस प्रकार का जो आक्रामक व्यवहार है वह बन सकता है।
तो हम देखते हैं कि जो परिवार होता है उसकी वैल्यू, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो आक्रामक व्यवहार को निर्धारित करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आगे हम देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, समाज और संस्कृति भी आक्रामकता को प्रभावित करते हैं। कुछ समाजों में शक्ति और प्रभुत्व को महत्व दिया जाता है जिससे आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर इसी साथ हम देखते हैं कि दोस्तों का समूह जो होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। यदि मित्र जो होते हैं, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आक्रामक होते हैं तो व्यक्ति भी वैसा ही व्यवहार अपना सकता है। तो जो व्यक्ति की जो समाज के अंदर क्या स्थिति है वह भी, और वो किस समाज में रह रहा है, ये सब कुछ होता है वह व्यक्ति को आक्रामक व्यवहार को निर्धारित करता है। उसके दोस्त किस प्रकार के हैं, ये सब कुछ उसके सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं कि मीडिया का प्रभाव। मीडिया के प्रभाव में देखते हैं कि जैसे टीवी हो जाए, फिल्में, वीडियो गेम, सोशल मीडिया में हिंसा देखने से भी आक्रामकता बढ़ सकती है। जब बच्चे या युवा बार बार हिंसक दृश्य देखते हैं तो उसे वे सामान्य समझने लगते हैं और अपने व्यवहार में अपनाने लगते हैं। अगला कारण देखते हैं हम कि पर्यावरणीय कारक, जैसे गर्मी, शोर, भीड़ भाड़ और प्रदूषण जैसी बाहरी कारक भी आक्रामकता को बढ़ावा दे सकते हैं। अत्यधिक तनावपूर्ण इस परिस्थितियां व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना सकती है जिससे वह जल्दी गुस्सा हो सकते हैं। तो ये कुछ एनवायरमेंटल जो होते हैं कॉजेज हो जाते हैं इसके अंदर करते, जिससे कि व्यक्ति के आक्रामक व्यवहार को ये निर्धारित करते हैं। आगे हम निष्कर्ष में देखते हैं कि आक्रामक व्यवहार एक जटिल प्रक्रिया है जो कई जैविक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और सामाजिक पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित होती है। ठीक है, यहाँ ऊपर हमने क्या क्या देखा था, हमने जैविक कारण देखे, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, और मीडिया का प्रभाव देखा, और पर्यावरणीय कारक भी हमने यहाँ पर देखे। यदि हम इन कारणों को समझे और सही मार्गदर्शन, प्यार और सकारात्मक वातावरण दे तो आक्रामकता को कम किया जा सकता है। ओके, तो ये इससे रिलेटेड पेपर कोड BPCG 172 इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आज किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9580023321। ओके, थैंक यू।